नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी को एग्री मस्ती में। और दोस्तों, ये वीडियो रैनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का है दोस्तों, जो कि आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर होने वाला है उसका है। और दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि पूर्णतः आपके सिलेबस आधारित प्रश्न है। इसको ही पेपर में पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इन तमाम प्रश्नों को समझ सकें। और दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। और दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना, जिन छात्रों को इसका पीडीएफ चाहिए वो लोग हमें व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप लोग जाइए वहाँ से व्हाट्सएप करिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, बकवास बहुत कर लिया मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आइए समझते हैं बारी बारी से इन प्रश्नों को। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। भारत में प्रथम ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई, कब हुई दोस्तों? यानी दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम ड्राईलैंड रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दोस्तों सन 1923 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? सन 1923 ईस्वी में ड्राईलैंड रिसर्च का स्टेशन का स्थापना हुआ था। और दोस्तों आगे है, हवा की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? यानी दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है हवा के स्पीड मापने वाला कौन सा यंत्र है दोस्तों? तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? हवा की गति को मापा जाता है, यानी स्पीड को मापा जाता है। और दोस्तों आगे है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग स्थित है, कहाँ पे है दोस्तों? नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ स्थित है? तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों, शुष्क क्षेत्र खेती में फसल की अवधि कितनी होनी चाहिए दोस्तों? यानी दोस्तों, जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे फसल कितने दिनों का होना चाहिए? तो 200 दिनों से कम के फसल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लेस देन 200, ठीक है, यानी 200 दिनों से कम। और दोस्तों आगे है, जल संग्रह शब्द किसने दिया दोस्तों? तो दोस्तों, जल संग्रह शब्द को मायर्स ने दिया था। किसने दिया था? मायर्स ने दिया था। दोस्तों, इन तमाम प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बारीकी से पढ़िएगा, समझिएगा। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को बीच से छोड़कर मत जाइएगा, ये आप लोगों के लिए है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग वीडियो को बीच से छोड़ेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपको पेपर देने के बाद पता चलेगा, ये मेरा गारंटी है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पौधों में पानी की कमी का प्रभाव सीधा किस पर होता है दोस्तों? तो दोस्तों, जो पौधों में पानी की अगर कमी होगा तो उसका प्रभाव सबसे पहले किस पे होता है? सीधे शारीरिक क्रियाओं पर होता है। जैसे पत्तियों को मुरझा जाना इत्यादि क्रियाएं सब शारीरिक क्रियाएं हैं। और पौधों में पानी का कमी होने पर शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों आगे है, शुष्क कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है दोस्तों? तो शुष्क कृषि क्षेत्र जो है उसमें औसत वार्षिक वर्षा जो होता है वो एक मान्यता के अनुसार 750 मिलीमीटर से कम होता है। कितना होता है? 750 मिलीमीटर से कम होता है शुष्क क्षेत्रों में। और दोस्तों आगे है, मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है रैनफेड एग्रीकल्चर में एंड वाटरशेड मैनेजमेंट में। तो दोस्तों, मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को अंतःस्यंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःस्यंदन, जिसको दोस्तों इंग्लिश में इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। और दोस्तों आगे है, जल समेट तकनीक का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, जल समेट तकनीक का प्रयोग आपका बरानी क्षेत्रों में किया जाता है। किस क्षेत्रों में? बरानी क्षेत्रों में दोस्तों, रैनफेड एरियाज में किया जाता है। और दोस्तों आगे है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है दोस्तों? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है, हवा की दिशा मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हवा की गति मापने का यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? एनीमोमीटर कहा जाता है। और हवा की दिशा मापने के यंत्र को क्या कहा जाएगा? तो विंड वन कहा जाएगा, ठीक है, विंड वन। और दोस्तों, हवा की दिशा को क्या बोला जाता है? विंड वर्ड बोला जाता है। और मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है? विंड वन बोला जाता है। और दोस्तों आगे है, फसल पद्धति किससे प्रभावित होता है दोस्तों? तो दोस्तों, जो फसल पद्धति है यह आपका एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे निर्भर करता है या उससे प्रभावित होता है, ठीक है दोस्तों। कृषि जलवायु स्थिति से क्या होता है? फसल की पद्धति को प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे है, सूखे के लिए
बेहतर प्रक्रिया कौन सी है? तो दोस्तों सूखे के लिए बेहतर प्रक्रिया आपका जल ऐड है। क्या है दोस्तों? वाटर ऐड या जल ऐड आप लोग बोल सकते हैं इसको। और दोस्तों आगे है, जब 1150 mm वर्षा होती है तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? यानी दोस्तों जिस क्षेत्र में 1150 mm या उससे अधिक वर्षा होता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको बरानी कृषि कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाएगा? उसको रेनफेड एग्रीकल्चर या बरानी कृषि कहा जाएगा। और दोस्तों वो बरानी कृषि के अंतर्गत आता है जहाँ पे 1150 mm या उससे अधिक वर्षा होता है। और दोस्तों आगे है, फसल अनुकूलन होता है। तो दोस्तों फसल अनुकूलन कैसा होता है? ये आपका संरचनात्मक होता है, दैहिक होता है और दोस्तों व्यवहार अनुकूलन होता है। ठीक है दोस्तों, फसल अनुकूलन, संरचनात्मक, दैहिक और व्यवहार अनुकूलन, ये 3 प्रकार का होता है। और दोस्तों आगे है, मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न को मैंने दोबारा लिख दिया है और कोई बात नहीं, आप लोग इसको समझ लीजिए। ये प्रश्न इतना ही महत्वपूर्ण है जितना बार इसको लिखा गया है। तो दोस्तों मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को अंतःस्यंदन कहा जाता है या इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। और प्रश्न क्या है दोस्तों? ICRISAT यानी दोस्तों ICRISAT स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ दोस्तों ये क्या है? एक संस्था है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आगे समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ICRISAT का स्थापना कब हुआ। तो दोस्तों इसका स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था दोस्तों? 1972 में। और दोस्तों आगे समझते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों ICRISAT जो है, इसका पूरा नाम समझिए। इसका पूरा नाम होगा या दोस्तों फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ होगा यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। क्या होगा दोस्तों? सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो ये होगा आपका ICRISAT का फुल फॉर्म। और दोस्तों ये कहाँ है? ये दोस्तों ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूं। और अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मिट्टी के पपरी से किस प्रक्रिया में कमी आती है दोस्तों? अगर दोस्तों मिट्टी के ऊपरी सतह पर पपरी बन जाएगी तो क्या होगा? किस में कमी आएगा? अंतःस्यंदन में कमी आएगा। यानी दोस्तों जो इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मिट्टी के ऊपर पपड़ी जम जाएगा तो पानी अंदर नहीं जा पाएगा उतना आसानी से जितना पपड़ी जमने से पहले जाता है। और दोस्तों आगे निम्नलिखित में से किस फसल का जल उपयोग दक्षता यानी दोस्तों वाटर यूज इफिशियंसी अधिक होता है? तो दोस्तों जो साधारण तौर पे धान होता है या पैडी क्रॉप, दोस्तों वो क्या करता है, उसमें वाटर यूज इफिशियंसी ज़्यादा होता है, यानी धान को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों आगे है, जल समेट क्या है? तो दोस्तों जल समेट क्या है? आपका है हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है। दोस्तों क्या है? हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस एग्री मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जितने पेपर होने वाला है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का, अब उन छात्रों का परेशानी ख़त्म होने वाला है और जितने पेपर होंगे उसका वीडियो सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले जितने वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे है, फसल बुआई के क्षेत्र में लाइसीमीटर से किसका मात्रा मापते हैं? दोस्तों लाइसी क्या है? एक मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों लाइसीमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, आइए समझते हैं। तो लाइसीमीटर के द्वारा वास्तविक ET मापा जाता है। क्या होता है दोस्तों? एक्चुअल ET को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। और दोस्तों आगे है, भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक्स जोन हैं? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गारंटी है इस प्रश्न को आना। तो दोस्तों भारत में टोटल जो आपके हैं वो 15 एग्रो क्लाइमेटिक्स जोन या दोस्तों कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगला वीडियो में विस्तारपूर्वक जानेंगे। और हाँ दोस्तों, ये आपका पहला वीडियो है। आप लोगों के लिए एक और वीडियो आने वाला है इसी का, रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।